हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एजेक्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि एजेक्स क्या होता है, एजेक्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एजेक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर एजेक्स की इम्प्लीमेंटेशन तक। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों ने बहुत ईजी और सिंपल एग्जाम्पल के साथ एजेक्स के कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, तो पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फेच एपीआई। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है fetchapi.html के नाम से। HTML के बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है fetchapi.js और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा वेब पेज आपको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, हम आ जाएंगे यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में और अब हम ये समझते हैं कि ये फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। देखो, जो काम आपका एजेक्स करता था वही सेम काम आपका फेच एपीआई करता है। अब आप बोलोगे यार, अगर एजेक्स वाला सेम काम ही फेच एपीआई करता है तो जावास्क्रिप्ट ने ये दो कॉन्सेप्ट बनाए ही क्यों। ठीक है, तो देखो एजेक्स में क्या होता है कि एजेक्स में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी यूज़ करनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारे मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन फेच एपीआई बिल्कुल सिंपल एक मेथड है, उसके अंदर आपने प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। बहुत कम लाइन ऑफ कोड में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपका कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल और बहुत कम लाइन ऑफ कोड में आप इजीली सेम वही चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप एजेक्स के थ्रू अचीव करते हो। ठीक है, तो इसी वजह से जावास्क्रिप्ट ES6 के बाद से फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब आप बोलोगे यार, अगर ये आ चुका था तो आप डायरेक्ट हमें ये पढ़ा देते, आपने क्यों हमें एजेक्स का कॉन्सेप्ट सिखाया। देखो, जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं वो एजेक्स को ही यूज़ करी होती हैं, क्योंकि एजेक्स पुराना है। ठीक है, फेच एपीआई आपका मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है। फेच एपीआई अभी आया है। ठीक है, अभी तो नहीं, खैर इसको भी टाइम हो चुका है, लेकिन फेच एपीआई आपका जावास्क्रिप्ट ES6 के बाद आया गया कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले की चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ताकि जो पुरानी चीज़ें हैं आप उनको अगर यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट में तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सको। ठीक है, और वैसे भी ये बेसिक है। ठीक है, काम फेच एपीआई भी इसी पर ही कर रहा है, तो ये बेसिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वजह से मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एजेक्स का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया था। आगे अगर आप चलते हो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ करते हो तो फिर आप इजीली क्या यूज़ कर सकते हो, फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम समझेंगे फेच एपीआई के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लूँगा और उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख लूँगा गेट डेटा के नाम से। एक यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके फेच एपीआई मेथड का यूज़ करूँगा। अब देखो, पिछली वीडियो में हमने जब एजेक्स का कॉन्सेप्ट समझा था तब मैंने आपको बताया था कि आपके डेटा को लोड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पर फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट आपको दोनों मेथड्स के से करके दिखाऊंगा। पहले हम गेट मेथड के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि गेट मेथड थोड़ा सा सिंपल होता है, उसके बाद फिर पोस्ट मेथड हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गेट मेथड में क्या होता है कि आपने यहाँ पे फेच एपीआई वाले मेथड में सिर्फ एक पैरामीटर पास करवाना होता है, और वो जो एक पैरामीटर होता है वो क्या होता है, आपका यूआरएल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, एक यूआरएल के नाम से एक वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो लेट का कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, वेयर का कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, और आप सिंपल इस तरीके से भी एक वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर आकर यूआरएल के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप किसी फाइल के अंदर के डेटा को कैसे लोड करवा सकते हो फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने एजेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए क्या करा था, इस फाइल के अंदर का डेटा लोड करवाया था एजेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। आज हम इसी फाइल का डेटा लोड करवाएंगे फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, और आप देखना, खुद आप देखना आपका कोड कितना ज्यादा सिंपल हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर ये जो मैंने फाइल बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फाइल कहाँ पर है। ये रही फाइल। ठीक है, अब अभी मैं किस फाइल में हूँ, मैं हूँ जावास्क्रिप्ट की फाइल में। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल कहाँ पर है, JS फोल्डर के अंदर है। जो फाइल मुझे लिंक करवानी है वो JS फोल्डर से बाहर है। तो ये चीज मैंने पिछली वीडियो में भी समझाई थी, मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। अगर मुझे अपनी फाइल से बाहर आना है और बाहर आकर किसी फाइल को लिंक करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डॉट स्लैश यूज करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डबल डॉट स्लैश लिखा तो देखो मैं JS फोल्डर से कहाँ आ चुका हूँ, बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं JS फोल्डर के अंदर था, मैं डायरेक्टली इस फाइल को लिंक नहीं करवा सकता था, तो मैंने क्या करा, डबल डॉट स्लैश लिखा ताकि मैं JS फोल्डर से बाहर आ जाऊँ। और बाहर आने के बाद मुझे किस फाइल को लिंक करवाना है, मैंने बोला कि भाई ये जो फाइल डॉट txt है इसको क्या करवा दो, लिंक करवा दो। अगर आप JS फोल्डर के अंदर नहीं होगे, किसी फोल्डर के अंदर नहीं हो, तो आप डायरेक्टली फाइल डॉट txt लिख सकते थे, लेकिन मैं फोल्डर के अंदर था और मुझे फोल्डर से बाहर वाली फाइल को लिंक करवाना था, तभी मैंने यहाँ पे क्या करा है, डबल डॉट स्लैश लगाया और फिर अपनी फाइल का पाथ दिया है। तो पाथ मेरा किस में आ चुका है, यूआरएल वाले वेरिएबल में आ चुका है, जिसको मैंने यहाँ पे फेच एपीआई के मेथड में पास करवा दिया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई।
अब होता क्या है कि ये जो फेच एपीआई का मेथड होता है ये एसिंक्रोनसली तो काम करता ही करता है, मतलब ये बैकग्राउंड पे काम करेगा, ये सिर्फ अपने काम की वजह से आगे का कोड नहीं रोकेगा, ये आपसे एक प्रॉमिस करता है, ठीक है। प्रोमिस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। ये आपसे एक प्रॉमिस करता है, ये बोलता है कि भाई ठीक है, जो भी तुमने मुझे काम बोला है मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा, तुम अपना आगे का काम इंप्लीमेंट करो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है किसका, जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस का। अगर आप लोगों ने प्रोमिसेस वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो भाई प्रोमिसेस वाली वीडियोस देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट आपको जावास्क्रिप्ट में समझा दिया है। अगर नहीं पता तो चलो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई फेच एपीआई के मेथड में मैंने यूआरएल को पास करवा दिया, ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को कैच करने के लिए प्रॉमिस में ये अभी क्या रिटर्न करेगा, ये एक रिस्पॉन्स देगा, ये बताएगा कि भाई क्या मुझे ये फाइल रिसीव हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट देन का मेथड यूज़ करूँगा इसका रिस्पॉन्स कैच करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई रिस्पॉन्स के नाम से मैंने एक यहाँ पे पैरामीटर बना लिया, और यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि भाई फेच एपीआई जो रिस्पॉन्स आपको देगा आपने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करवा देना है। क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट वाला मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, अभी घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। मैंने बोला कि भाई फैच करो किसको, इस फाइल को फैच करो, ठीक है। इसने बोला ठीक है भाई मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं इसको फैच कर लूँगा, आप अपना आगे का काम जाके करो, मैं बैकग्राउंड में ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड में क्या करेगा, ये सबसे पहले आपको एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि भाई क्या मुझे ये फाइल मिली है या नहीं मिली। जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा वो किस में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में। और यहाँ पर मैंने क्या रिटर्न करवा दिया, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, यानी कि इस रिस्पॉन्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। तो इस रिस्पॉन्स में क्या है, ये फाइल आई है, इसके अंदर का टेक्स्ट क्या है, माय नेम इज फरजीन अली। तो ये माय नेम इज फरजीन अली को क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा। अब जब ये यहाँ पे रिटर्न करवाता है तो ये रिटर्न भी क्या करवाता है, एज अ प्रॉमिस करवाता है। रिटर्न ये क्या करवा रहा है, इस फाइल के अंदर का टेक्स्ट माय नेम इज फरजीन अली, तो ये इसको भी क्या करवा रहा है, एज अ प्रॉमिस रिटर्न करवा रहा है। तो इसको भी मुझे कैच करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट देन लिखूंगा, और डॉट देन लिखने के बाद इस टेक्स्ट को कैच करने के लिए मैंने यहाँ पर आकर एक पैरामीटर पास करवा दिया डेटा के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलूंगा कि भाई डेटा के अंदर जो भी टेक्स्ट आया उसको क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। सिंपल इतना सा काम करना है। ये इतनी कम लाइन ऑफ कोड में आपने ये एजेक्स वाला सारा काम इंप्लीमेंट कर लिया है। अब आप बोलोगे कैसे, चलो प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले बटन वाला काम नहीं करके दिखा रहा, पहले सिंपल इस मेथड को कॉल करवा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई गेट डेटा वाले मेथड को कॉल करवा लो, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, माय नेम इज फरजीन अली मिल चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डेप्थ में समझा दूंगा ताकि आपको कभी भी कोई इशू ही नहीं हो। उसको समझाने के लिए मैं कुछ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ऐड करूंगा ताकि आपको समझ में आए इसका वर्क फ्लो कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा और यहाँ पे लिख लूंगा बिफोर रनिंग गेट डेटा, ठीक है। और कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे लाके इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा आफ्टर रनिंग गेट डेटा, ठीक है। ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके डेटा को लोड करने में, लेकिन मैं कर इस वजह से रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा क्या, गेट डेटा स्टार्टेड, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं, गेट डेटा स्टार्टेड, कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट डेटा आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब जब पहले डॉट देन में आ जाऊंगा तब मैं यहाँ पे एक और कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख लूंगा इन फर्स्ट डॉट देन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इन फर्स्ट डॉट देन, और सेम यही चीज़ इसी को मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा इन सेकंड डॉट देन, ठीक है। इन सेकंड डॉट देन कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो फंक्शन कॉल करने से पहले मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया था बिफोर रनिंग गेट डेटा, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, बिफोर रनिंग गेट डेटा आ चुका है। उसके बाद मैंने अपने फंक्शन को क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट क्या है, गेट डेटा स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, गेट डेटा स्टार्टेड मिल चुका है। इसके बाद अब आपको क्या मिलना चाहिए, इन फर्स्ट डॉट देन मिलना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे मिल रहा है आफ्टर रनिंग गेट डेटा। तो ये एकदम यहाँ गेट डेटा स्टार्टेड के बाद से इसने ये वाला काम कुछ भी नहीं करा, ये डायरेक्ट इस पे आ गया, आफ्टर रनिंग गेट डेटा पर आ गया। इसने पहले ये काम करा, बाद में इसने ये सारा काम करा है। अब ऐसा क्यों करा इसने, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जहाँ पर जैसे इसने कंसोल में शो करवाया गेट स्टार्टेड डेटा, इसको यहाँ पे मिली फेच एपीआई, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या मिला, फेच एपीआई का मेथड मिला, और फेच एपीआई ने बोला कि भाई मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ये सारा काम कर दूंगा, तुम अपना आगे का काम कर लो। तो इस गेट डेटा वाले फंक्शन के अंदर इस फेच एपीआई के मेथड के बाद कोई काम नहीं हुआ हुआ था, तो इसने क्या करा, ये फंक्शन से बाहर आया। फंक्शन से बाहर आकर इसने आफ्टर रनिंग गेट डेटा को कंसोल में शो करवा दिया। तो जब भी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आफ्टर रनिंग गेट डेटा मिल रहा है। अब जैसे ही ये सारा काम हो गया तब ये
जावास्क्रिप्ट वापस जाएगी, ये बोलेगी भाई फैज भाई तुमने बोला था, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लाओ भाई प्रॉमिस मुझे दो। तो इसने बोला ठीक है भाई। जैसे ही जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आती है ना सबसे पहले, तो ये एसिंक्रोनसली का मतलब ये होता है कि इसकी वजह से आपका आगे का कोड नहीं रुकेगा, आप अपना आगे का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो आपने यहाँ पे देख भी लिया कि आफ्टर रनिंग गेट डेटा आ गया, ये क्या कर रहा है, ये बैकग्राउंड पे अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब बैकग्राउंड पे इसने क्या करा, इसने सबसे पहले ये यूआरएल सर्च करा, इसको ये यूआरएल मिला, इसने एक रिस्पॉन्स में क्या भेजा, इस फाइल को भेज दिया। ठीक है, ये फाइल मिली, फाइल में इसने क्या बोला कि भाई इस फाइल के टेक्स्ट को रिटर्न करवा दो। इस फाइल के टेक्स्ट का जो डेटा था, जो टेक्स्ट था, इस फाइल के अंदर का जो टेक्स्ट था, जो डेटा था, वो आपने क्या करा, डेटा वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया और console.log करवा दिया। तो इसी वजह से क्या हुआ कि सबसे पहले बिफोर रनिंग गेट डेटा आया, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ तो गेट डेटा स्टार्टेड लिखा हुआ आया, फिर यहाँ पे फैच एपीआई मिली, इसने बोला कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं ये काम कर लूंगा, तुम अपना आगे का कोड करो। इसने यहाँ पे लिखा आफ्टर रनिंग गेट डेटा एग्जीक्यूट करवाया, उसके बाद ये वापस आया, इसने बोला तुमने प्रॉमिस करा था, लाओ भाई प्रॉमिस रिटर्न करो। तो प्रॉमिस में सबसे पहले क्या होगा, इन फर्स्ट डॉट देन आएगा, ये रिस्पॉन्स के टेक्स्ट को रिटर्न करवाएगा, फिर लिखा हुआ आएगा इन सेकंड डॉट देन, और फिर जो रिस्पॉन्स के अंदर का जो टेक्स्ट था वो डेटा के अंदर आपने स्टोर करवाया था और यहाँ पे आपने console.log करवा दिया डेटा को। तो जब भी आपको इस तरीके का आउटपुट दिख रहा है, तो अब आपको वर्क फ्लो एक समझ में आ गया कि किस तरीके से एसिंक्रोनसली काम करती है आपकी फैच एपीआई, बैकग्राउंड में काम करती है, आपके आगे का कोड को ये नहीं रोकती है, ये बिल्कुल एजेक्स की तरह एसिंक्रोनसली काम करती है। एसिंक्रोनसली काम करते हुए बिना पेज रीलोड हुए आपके डेटा को लोड करवा देती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, फैच एपीआई का। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था कि भाई बटन पे क्लिक करो तब आपको रिस्पॉन्स देखे, तो वो काम हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, कंट्रोल/S को यहाँ पे कमेंट कर लूँगा और यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आकर सबसे पहले काम ये करते हैं कि एक H1 का टैग लगा लेते हैं ताकि अच्छा सा लगे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा फैच एपीआई इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद एक यहाँ पे आके एक बटन बना लेंगे और बटन के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूँगा फैच डेटा। ठीक है, बटन का नाम रख दिया फैच डेटा और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर का यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई जब भी बटन पे क्लिक किया जाए तो तुम गेट डेटा वाला मेथड क्या कर दो, कॉल करवा दो। तो कंट्रोल/S से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल/S से सेव करूँगा और अब आपको चल के दिखाऊँगा। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा, बिना पेज रिलोड हुए मेरे फाइल के अंदर का जो टेक्स्ट था माय नेम इज फरजीन अली, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे गेट डेटा स्टार्टेड इन फर्स्ट डॉट देन माई सेकंड डॉट देन और यहाँ पे आ चुका है माय नेम इज फरजीन अली। ठीक है, ये 3 लाइनें तो खैर मैंने कमेंट कर ही दी थी। तो ये सारी चीज़ें देखो आप इस तरीके से कर सकते हो। देख रहे हो किस तरीके से, दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये पेज रिफ्रेश हुआ, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा बिना पेज रिलोड हुए आपको यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देखो जैसे ही बटन पे क्लिक करा बिना पेज रिलोड हुए आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको यहाँ पर अपने H1 के अंदर भी इंप्लीमेंट करवा सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में करा भी था कि आप क्या कर सकते हो, H1 को एक ID दो और इनर HTML करके उसको जो है वो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो खैर हम यहाँ पे चीज़ों को अभी ज़रा सिंपल रखते हैं और अब हम यहाँ पर आते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल-C से कॉपी करूँगा, कंट्रोल/S से कमेंट कर दूंगा और यहाँ पर आकर कंट्रोल-V से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ कि अभी हमने ये देख लिया कि आप फाइल के अंदर के डेटा को कैसे लोड करवा सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपका डेटा जेसन के फॉर्मेट में किसी वेबसाइट पर है तो उसको आप कैसे लोड करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर आप जाओगे फेक जेसन डेटा सर्च करोगे, यहाँ पर पहली वेबसाइट पर जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो, ये यूज़र्स वाले में इसका डेटा कम होता है, 10 यूज़र्स का डेटा है यहाँ पे। तो मैं इसके URL को कंट्रोल-C से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर इसके URL की जगह क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो console.log जो मैंने एक्स्ट्रा लगाए थे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ वर्क फ्लो समझाने के लिए लगाए थे, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मज़े की बात ये कि अगर आप लोगों को एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है आता होगा, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से आता होगा। अगर आता है तो देखो आप यहाँ पे अपने कोड को और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हो। कैसे, मैंने आपको बताया था कि एरो फंक्शन में अगर आपका पैरामीटर सिर्फ एक हो तो उसके लिए पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं इन पैरेंथेसिस को रिमूव कर दूंगा। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके एरो फंक्शन के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने कर्ली ब्रेसेस को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपकी जो एक स्टेटमेंट है वो रिटर्न वाली स्टेटमेंट है तो फिर आपको रिटर्न का कीवर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और मैं काम ये करता हूँ, इस डॉट देन को नीचे ले आता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा देखे। ठीक है, सेम यही काम आप इसके साथ कर सकते हो। डेटा आपके पास एक पैरामीटर है तो यहाँ पे इसके लिए पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। console.log सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो इसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख रहे हो कितना शॉर्ट हो गया आपका कोड, देख रहे हो सिर्फ इतना सा हो गया आपका कोड, इतने से लाइनों
लाइन ऑफ कोड में आपने एग्जैक्ट वही काम अचीव कर लिया जो आप यहाँ पे इतना सारा काम करके अचीव कर रहे थे। और कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था आपका कोड कि आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज़, इतने सारे मेथड यूज़ करने पड़ रहे थे, लेकिन फैच एपीआई ने देखो आपका कोड कितना ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, कितना ज़्यादा रीडेबल बना दिया आपके कोड को। कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि भाई इस वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पे जो ये जो यूज़र्स का जो डेटा है उसको जो है वो मुझे ला कर दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा, देख रहे हो जैसे ही बटन पे क्लिक करा बिना पेज रीलोड हुए आपको यहाँ पे डेटा मिल चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, फेच एपीआई का, गेट मेथड यूज़ करते हुए कि आप गेट मेथड का यूज़ करते हुए कैसे अपने डेटा को फेच कर सकते हो फेच एपीआई यूज़ करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया गेट मेथड। अब हम ये देखेंगे पोस्ट मेथड में जो थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, जो थोड़ा सा आपका कोड थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो क्या होता है, थोड़ी सी चेंजेस क्या होती हैं वो आप हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल स्लैश से इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँगा। ठीक है, इस मेथड का मैं नाम यहाँ पे रख दूँगा पोस्ट डेटा। ठीक है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे रख दूँगा पोस्ट डेटा। और अब पोस्ट डेटा में क्या होता है कि आप यहाँ पे जब फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो ना, तो आप यहाँ पे यूआरएल के साथ साथ एक और पैरामीटर पास करवाते हो जो आपका होता है पैरामीटर्स के नाम से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पैरम्स के नाम से क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल पास करवा रहा हूँ जिसके अंदर आपकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब उनको कैसे बनाना है, चलो उनको बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आके पैरम्स, ठीक है, जो नाम आप यहाँ पे फेच एपीआई के मेथड में पास करवाओगे उसी नाम से बनाना होता है आपने। तो यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बना लोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देते हो मेथड, कि भाई आपका मेथड क्या होने वाला है। तो मैंने बोला कि भाई मेरा मेथड होने वाला है पोस्ट मेथड, क्योंकि गेट मेथड तो मैं देख चुका हूँ, गेट मेथड के लिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती है। गेट मेथड आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे इसको बताया मेथड सबसे पहले पोस्ट, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर एक और प्रॉपर्टी दूंगा जो मेरी एक ऑब्जेक्ट बनने वाला है जिसका नाम है हेडर। ठीक है, और इसके अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंटेंट टाइप, कि भाई आपके कंटेंट की टाइप क्या होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप के नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपका डेटा होता है वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन की फॉर्म में ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, कि भाई मेरे कंटेंट की टाइप क्या है, एप्लीकेशन या जेसन की फॉर्मेट में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये पास करवा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे तीसरा जो पैरामीटर होता है आपका, वो होता है आपका बॉडी, और बॉडी के अंदर आप अपना डेटा पास करवा देते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा। अब ये डेटा कहाँ से आएगा, डेटा के लिए भी आपने डेटा का एक वेरिएबल यहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर हम बैक करते हैं और दोबारा से बैक करते हैं। और यहाँ पर आकर मैं सर्च करूँगा फेक पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई। ठीक है, और ये जो डमी सैंपल रेस्ट एपीआई है ना, आप इस पे जा सकते हो इजीली, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो तीसरी वाली जो है क्रिएट वाली, इसका मेथड क्या है, पोस्ट है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि पोस्ट मेथड ही यूज़ करना है आपने। इसका यूआरएल सबसे पहले तो कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से इसका यूआरएल कॉपी करा और यहाँ पे आके यूआरएल वाले वेरिएबल में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब मुझे चाहिए डेटा। ठीक है, तो डेटा आपका होता है स्ट्रिंग फॉर्म में, ज़्यादातर आपका डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में ही होता है। अगर आपका डेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो, जेसन की फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने डेटा को डायरेक्टली इस तरीके से बॉडी में पास नहीं करवाते हो। आप क्या करते हो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड यूज़ करोगे और फिर उसके अंदर अपने डेटा को पास करवाते हो, अगर आपका डेटा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में होता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो डेटा देने वाला हूँ वो स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट मुझे इस तरीके से पास करवा सकता हूँ, मुझे स्ट्रिंगिफाई का मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये डेटा कहाँ से आएगा, आप यहाँ पे आओ और यहाँ पर आने के बाद ये जो डिटेल्स दिख रही है, इसी एपीआई की आप डिटेल्स पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। और डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे इसको क्या करो, कॉपी करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके आप इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, ये डेटा वाले में इसको कंट्रोल वी से आप इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। बाकी ये है कि यहाँ पे नेम में हमेशा अपना नाम चेंज कर देना, नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगी, हमेशा अपना नाम चेंज कर देना। तो मैं नाम यहाँ पे चेंज करके तलहा रख देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद और कुछ भी मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से समझा देता हूँ, एक यूआरएल के नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने अपनी एपीआई का यूआरएल दे दिया। एक डेटा के नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मेरा डेटा है स्ट्रिंग की फॉर्म में। एक पैरम्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मेरे डेटा की कुछ इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। मैंने बोला कि भाई मेथड जो है वो पोस्ट रहना चाहिए। हेडर में मैंने बता दिया कि भाई कंटेंट की टाइप क्या होगी, जेसन फॉर्मेट होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया बॉडी में मैंने क्या पास करवा दिया, डेटा। अगर आपका डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं होगा तो आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड यूज़ करोगे और फिर उसके अंदर डेटा को पास करवाओगे। लेकिन यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, डेटा
डेटा को पास करवा दिया। फिर आगे का काम वही है कि मैंने फेच एपीआई के अंदर पहले मैं सिर्फ यूआरएल पास करवाता था, अब मैं ये जो पैरम्स वाला जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मैं इसको पास करवा दूंगा, इसी के अंदर मेरा डेटा भी होगा और यूआरएल तो आप अलग से पास करवा ही रहे हो। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है और उसके बाद कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट करूंगा और अब मैं बोलूंगा कि अगर मेरे बटन पे क्लिक किया जाए तो आपने क्या करना है, पोस्ट डेटा वाले मेथड को कॉल करवा देना है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इस बटन पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरा डेटा आ चुका है, लेकिन कोई गड़बड़ कर दी है मैंने। यहाँ पर क्या होता है, देखो ये जो हेडर लिखा हुआ है ना, ये हेडर नहीं होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम हेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेडर्स लिखते हैं, सिर्फ इतनी सी गलती है और कोई नहीं है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पर आकर दिखाऊंगा, जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही क्लिक करा बिना पेज रिलोड हुए मेरा यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा हुआ कि यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे हेडर्स लिखना है, सिर्फ हेडर नहीं लिखना है। सेम ऐसे यहाँ पे आपको बॉडी लिखना है, यहाँ पर आपको मेथड इस तरीके से लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो देखो आपकी कोई भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि आप बटन पे क्लिक करके कैसे अपने डेटा को लोड करवा सकते हो पोस्ट मेथड का यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फेच एपीआई को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। गेट मेथड में तो आपको बिल्कुल भी ज़रा सा भी कोई इशू नहीं हुआ होगा, लेकिन पोस्ट मेथड में हो सकता है आपको शुरू में ये चीज़ें समझ में नहीं आए, पैरम्स वगैरह की, लेकिन इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है। हमने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक, चाहे वो आपके ES6 के फीचर्स हों, चाहे वो ऊप के कॉन्सेप्ट हों, ठीक है, चाहे वो आपके कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हम लोगों ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी हैं। इवन हम लोगों ने एजेक्स भी देख लिया, हमने फेच एपीआई भी देख ली, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की देख ली हैं। डॉम मैनिपुलेशन, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। टोटल हमारी ये 99 वीडियोस हो जाएंगी आज। और इसके साथ साथ अगर आप लोग समझो कि भाई कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चाहे वो ES6 का हो, ES7 का हो, किसी का भी हो, जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप समझते हो कि यार मैंने नहीं पढ़ा है आप लोगों को, तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना, या मुझे जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे बताना कि भाई इस टॉपिक पर आप ज़रूर वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर फिर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आने वाले टाइम में मैं जितनी भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मैं कोई वीडियोस वगैरह बनाऊंगा वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। तो इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने पास इसको एक्सेस कर लो, बुक मार्क करके रखो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये प्लेलिस्ट बहुत अमेजिंग है, अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लोगे आपको लिटरली कभी रिएक्ट में, कभी एंगुलर में, कभी व्यू सीखने में कोई इशू नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीख लोगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे रिएक्ट के कोर्स में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।